जो वो दिखा है 18 मिनट तक की कर बना सके है। हाँ भाई प्यारे बच्चों, ये 11वीं आर्ट्स का है, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 9 शांति। ठीक है भाई, हिस्ट्री हो गई है कंप्लीट, बस एक चैप्टर बचा है, उसको बाद में करा देंगे। अब देखो भाई, जैसा कि सर्वविदित है कि शांति मानवता और विश्व की मौलिक एवं आधारभूत आवश्यकता है। आज समूचा अंतर्राष्ट्रीय परिवेश दंगे, नरसंहार, कत्ल या सामान्य शारीरिक प्रहार एवं आतंकवादी गतिविधियों से ग्रस्त है। पूरा विश्व किन चीज़ों से ग्रस्त है? दंगे, नरसंहार, कत्ल और आतंकवादियों से। इसलिए आज प्रत्येक सभ्य नागरिक शांति की अनुपस्थिति की भारी कीमत चुकाने के बाद संघर्ष में एवं अव्यवस्थित स्थिति से छुटकारा पाने के लिए बहुत आतुर है। मतलब आज हर नागरिक, हर एक पढ़ा लिखा सभ्य नागरिक भाई ये संघर्ष में ही जीवन व्यवस्थित स्थिति से छुटकारा पाना चाहता है। अन्य शब्दों में कहे तो मानव विकास के लिए आज शांति स्थापना की निरंतर मांग हो रही है। यद्यपि यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अतीत फ्रेडरिक नीत्शे जैसे जर्मन दार्शनिक ने मानव सभ्यता की उन्नति एवं विकास के लिए शांति को बेकार बताया है। ये कह रहा है नीत्शे के मानव सभ्यता की उन्नति एवं विकास के लिए शांति को बेकार बताया, अच्छी चीज़ नहीं है। और युद्ध को महिमंडित करते हुए संघर्ष को ही सभ्यता के विकास के लिए उपयुक्त बताया है। बोला कि युद्ध जितना ज़्यादा लड़ा जाए वो ही अच्छा है। लेकिन दूसरे मानव जाति के सभ्य नरसंहार का तांडव करने वाले प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध की विषय एवं विश्व के अन्य भागों में रहने वाले क्षेत्रीय युद्धों, चीन भारत, पाक भारत, ईरान इराक अमेरिका आदि युद्ध ने युद्ध या कर्ज की जगह शांति को मानव सभ्यता एवं विश्व के विकास के लिए शांति के अस्तित्व को अपरिहार्य मतलब खत्म कर दिया है। इसके अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रों के बीच शस्त्रों की होड़ या प्रतिस्पर्धा एवं परमाणु शस्त्रों के विकास में निरंतर वृद्धि ने समूची मानव जाति के समक्ष शांति की अवधारणा को वर्तमान की अपरिहार्यता के रूप में विकसित किया है। अकबर वर्तमान में यह गलत बात है, लेकिन वास्तविक शांति के दुहसास बने रहने की स्थिति में यह शब्द अपने आप में बहुत लोकप्रिय है। इसलिए प्रस्तुत अध्याय में हम शांति की अवधारणा संबंधी विभिन्न पहलुओं पर वर्णन करेंगे। ठीक है भाई। अब है देखो भाई अति लघुतरात्मक पर क्वेश्चन है, शांति वाला चैप्टर है, पेज नंबर 139 139 यानी 139। शांति को परिभाषित की साधारण अर्थ में शांति का अर्थ युद्ध रहित अवस्था से लिया जाता है। इस तरह युद्ध या किसी अन्य अप्रिय स्थिति की आशंका को शांति नहीं कहा सकता। मतलब जब युद्ध या किसी और स्थिति की आशंका में शांति स्थापित नहीं रह सकती। शांति को हम युद्ध, दंगा, नरसंहार, कत्ल, शारीरिक संघर्ष आदि प्रकार की हिंसक स्थिति में प्रभाव में परिभाषित करते हैं। इसमें करते हैं लड़ाई झगड़े में इसको परिभाषित करते हैं। ठीक है भाई। अब दूसरा है शांति हेतु राष्ट्रों के बीच अपनाई जाने वाली किन्हीं दो नीतियाँ। एक दूसरे राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र माने दूसरे देश के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरा, राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति को अपनाना। मतलब एक दूसरे के पास शांतिपूर्ण स्थिति को अपनाना। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का क्या तात्पर्य है? राष्ट्रों के मध्य जियो और जीने दो का सिद्धांत शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को व्यक्त करता है, जिसमें युद्ध का कोई स्थान नहीं है, जिसका युद्ध में कोई स्थान नहीं है। राष्ट्रों के मध्य जियो और जीने के दो के सिद्धांत शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को व्यक्त करता है। ऐसी किन्हीं दो स्थितियों को उल्लेख कीजिए जिनमें युद्ध की आवश्यकता होती है। नंबर 1, राज्य सुरक्षा के लिए
राज्यों के मध्य शांतिपूर्ण वार्ता विफल होने पर अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के किन्हीं दो उपायों का उल्लेख कीजिए। राष्ट्रों के बीच परस्पर बातचीत द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद द्वारा शांति स्थापित की जा सकती। भारत विश्व शांति को क्यों आवश्यक मानता है? कोई दो कारण बताइए। भारत का मानना है कि विश्व शांति कायम रहने पर ही तीव्र आर्थिक विकास संभव हो सकता है। भारत गांधी दर्शन के प्रभाव के कारण भी विश्व शांति को आवश्यक मानता है। विश्व में शांति स्थापित करने के लिए हिंसा की आवश्यकता नहीं है। कोई दो तर्क दीजिए। नंबर 1, राष्ट्रों के बीच शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा से विश्व में भय एवं हिंसा का वातावरण उत्पन्न होगा, जिससे विश्व शांति को गहरा झटका लगेगा। मतलब जो क्या है, जो दो राष्ट्र है या तीन राष्ट्र है या विभिन्न राष्ट्र है, विभिन्न देश है, तो वे क्या शस्त्र मतलब परमाणु बम और मिसाइल आदि की होड़ में विश्व के में भय एवं हिंसा का वातावरण पैदा कर दिया है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ भी राष्ट्रों के बीच विवादों को हिंसापूर्ण तरीके से नहीं बल्कि शांतिपूर्ण तरीके जैसे मध्यस्थता, न्यायिक निपटारे आदि को अपनाने पर ही बल देता है। मतलब क्या कह रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से ही इसका समाधान हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के परिप्रेक्ष्य में जियो और जीने दो के सिद्धांत का क्या अर्थ है? जब विश्व के समस्त राष्ट्र पारस्परिक सहयोग के आधार पर एक दूसरे की सत्ता एवं स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए विश्व के लोगों के बीच समानता एवं न्यायपूर्ण स्थिति की स्थापना करते हैं, तो राष्ट्रों के बीच स्वतः ही शांति का अस्तित्व हो जाएगा। इसी सिद्धांत को ही जियो जीने का सिद्धांत के नाम से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जाना जाता है। इसी सिद्धांत को कैसे जाना जाता है भाई? जियो और जीने के दो के लिए। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय शांति को खतरा या चुनौती उत्पन्न करने वाले किन्हीं दो प्रमुख कारण। नंबर 1, आतंकवाद की निरंतर बढ़ती गतिविधियाँ। दूसरा, विध्वंस जैविक रासायनिक हथियारों का बढ़ता विकास एवं प्रयोग की आशंका। मार्केंथो के द्वारा शांति को सुरक्षित रखने की समस्या के संदर्भ में कौन 3 सुझाव? प्रतिबंधों से शांति सुरक्षा, प्रतिबंधों से शांति सुरक्षा, बदलाव से शांति सुरक्षा, कूटनीति के द्वारा शांति सुरक्षा। ये मार्ग तो एक विचार वो है विद्वान उसने कहा है। अब सत्य सेवा से, ये इम्पोर्टेंट है भाई, सत्य सेवा से क्या तात्पर्य है? जब दो राज्यों यानी दो देशों के बीच कोई महत्वपूर्ण समस्या विद्यमान हो परंतु अपने कूटनीति पूर्ण संबंधों के कारण दोनों आपस में बातचीत न कर रहे हो, ऐसे में यदि कोई तीसरा राज्य अपनी सेवाएं अर्पित करता है, अपनी सेवाएं अर्पित करे और उन राज्यों के बीच बातचीत कराए तो उसे सत्य सेवा कहते हैं। सत्य सेवा करने वाला राज्य स्वयं बातचीत करने में सम्मिलित नहीं होता, वह केवल दोनों पक्षों को वार्ता मेज पर ले आता है। मतलब बीच में बंटवारा या बीच में फैसला करता है तो वो तीसरा देश है, उसको कहेंगे सत्य सेवा। अगर दोनों की बातें एक स्थान पर लेकर आना। ठीक है भाई। अब है मध्यस्थता। जब दो राज्यों के बीच समस्या के समाधान तीसरा राज्य अपनी सेवाएं अर्पित करता है, दोनों की बातचीत करता है, समय भी सम्मिलित होता है और समस्या समाधान हेतु सुझाव देता है, तो उसे मध्यस्थता भी कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं भाई? मध्यस्थता। अब विश्व में शांति की स्थापना के लिए हिंसा का या युद्ध का सिद्धांत आवश्यक या सहायक है? कोई दो तर्क दीजिए। नंबर 1, विश्व में राष्ट्रों के मध्य उत्पन्न अशांति को हिंसा या युद्ध द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सामूहिक सुरक्षा परिषद की अवधारणा में भी सैन्य कार्रवाई या हिंसा की स्वीकृति प्रदान की गई है। क्या कही गई है? संयुक्त राष्ट्र संघ की सामूहिक सुरक्षा परिषद की अवधारणा में भी सैन्य कार्रवाई या हिंसा की स्वीकृति प्रदान की गई है।
भाई विश्व सुरक्षा परिषद में अगर सैन्य कार्रवाई की है वो भी हिंसा की प्रवृत्ति में आता है। ठीक है भाई, ओके।